हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, और भाषा नहीं समझ में आया तो कुछ भी सब बेकार है। तो भाषा संगठन जो है हमारे भारत में इसे एक बनाता है। कहते हैं भाषा अलग अलग होने के पश्चात भी भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पर बेशकली सभी लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी के अगर अच्छे जानते होगे, अच्छे विचार है, समझे होगे कभी, तो आपको ये बात समझ होना चाहिए कि सभी का जो है जन्म एक ही सूत्र से हुआ है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं आगे, द्रविड़ भाषा पढ़ते हो, खड़ी बोली हो या जो मर्जी भाषा हो, सबको पता है कि इन सभी भाषा का उत्पत्ति जो है खरोष्ठी लिपि से हो या शारदा लिपि से हो या ब्राह्मणी लिपि से हो, लेकिन सबका उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। तो यही बात हमारे एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी लैंग्वेज हम बोले, जो भी शब्द हम बोले, लेकिन उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ है खरोष्ठी लिपि की, द्रविड़ लिपि की, आर्यन लिपि की, ठीक है, या गुरुमुखी लिपि की या देवनागरी लिपि की बात करो, सारे का उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से हुआ है। इसलिए हम बेशक कई भाषा बोलें, लेकिन हम सब भारतीय हैं, और भारतीय को जो जितने लैंग्वेज हैं सबका सूत्रपात जो है एक ही जो है लिपियों से हुआ है, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो या शारदा लिपि हो। तो यहाँ भाषा के देखिए संगठन, तो जैसे हमारे देश का संगठन होना चाहिए, उसे भाषा का भी यहाँ संगठन दर्शाई गई है, कॉम्पोजिशन बनाई गई है। भारत में जिस प्रकार प्राकृतिक जो है प्राकृतिक संरचना एवं पर्यावरण विभिन्नताएं हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत में प्रचलित भाषाओं में भी विभिन्नता एवं विविधता मौजूद है। आपने देखा होगा कि भारत में जो है जलवायु इतनी विभिन्नता है, तो भाषा में भी विभिन्नता है। अब हर क्षेत्र में जाओगे तो हर एक लैंग्वेज बोलने वाले जो है व्यक्तियों की आप मिल जाएंगे, और आप उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाइएगा, लेकिन फिर भी वो भारतीय हैं। यहाँ सैकड़ों भाषा एवं स्थानीय बोली का प्रचलन पाया जाता है। सन 1961 की जनगणना में देखा जाए तो 1652 भाषाओं के मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते पूछे जाते हैं कि ये भाषा जो है पहले कितने भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। 1961 के अंतर्गत कितने भाषा को जो है मातृभाषा का जो है दर्जा दिया गया था, तो 1652 भाषाओं को जो है मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से केवल 23 भाषाओं को आपस में मिला दे तो देश की कुल जनसंख्या का जो है 97% हो जाता है। यानी 23 भाषाओं में देखा जाए तो सबसे अधिक बोलने वाले यानी 97% हो जाता है, और बाकी जो रह गया 3% बाकी लोग बोलते हैं, यानी 23 से जो है बाकी बोलते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? 23 भाषाओं की है। परंतु ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला इन 23 भाषाओं में से भारतीय संविधान में केवल 18 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। ये देखिए, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 23 भाषा जो 97% को आंकड़ा को जो है ऑक्युपाई कर रखा है, सिर्फ उन भाषाओं में से, यानी 23 भाषाओं में से सिर्फ 18 भाषा को ही भारतीय संविधान ने जो है मान्यता दिया हुआ है। सिर्फ 18 भाषा ही जो है अपने कार्य क्षेत्र के लिए अग्रसर रहेंगे। इसके अलावा संविधान की 8 सूची में अंग्रेजी को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यानी संपर्क भाषा का मतलब है कि विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, अंग्रेजी भाषा को जो है बोला जाना चाहिए, और ये 18वीं सूची में इसको अंकित किया गया है कि 8वीं सूची में जो है अंग्रेजी भाषा को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कहते इन 18 भाषाओं में जो है देखा जाए तो देखिए, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो 18 भाषा को मान्यता दिया है वो कौन कौन से भाषा है। तो देखिए 18 भाषा में जो है आसामी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृति, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मनपुरी तथा उर्दू है। तो ये काफ़ी 18 भाषा जो है महत्वपूर्ण है, और ये भाषा के आप कुछ भाषा का तो जरूर ही ज्ञाता होगी, तो इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 18 भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत जो है हिंदी भाषी देश है, जबकि सबसे कम बोले जाने वाले का जो नंबर है वो है संस्कृति भाषा की। संस्कृति भाषा सबसे कम बोली जाती है, और सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा जो है हिंदी ही है। तो ये काफ़ी जो है कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। विभिन्न शब्दों
कि अर्थ और उसके उच्चारण होने से जो है भी भाषा में स्थानीय विविधता तो होती है। किसी एक जो है विशेष भाषा बोलने वाले लोग ही दूसरे स्थान पर शब्दों के उच्चारण में थोड़ा अंतर के साथ उसी भाषा को बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर भोजपुरी भाषा देखा जाए तो लोग उसमें भोजपुरी भाषा में थोड़ा हिंदी मिला के जो है उसको सही भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अपने क्षेत्र में भी ऐसे ही देखते होंगे कि जो भोजपुरी भाषा बोलते हो हिंदी के जैसे ही काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। भाषाओं में बोलने की विभिन्नता के कारण ही भाषा के कई बोलियां उद्भव होती है और इस प्रकार एक बोली उपभाषा किसी एक भाषा के सदृश ही होती है, जिसे क्षेत्रीय भाषा माना जा सकता है। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी अथवा जो है पूर्वी बोली हिंदी भाषा का ही उपभाषाएं कहलाती है। मैंने कहा भी कि भोजपुरी भाषा काफ़ी मिलती जुलती है, राजस्थानी भाषा भी हिंदी का ही उपभाग है। या हरियाणवी देख लीजिए, बोलने का टोन अलग होगा बट हिंदी जैसे ही होता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा भी ऐसी होती है, भोजपुरी भी ऐसी होती है, सारे के सारे एक जैसे ही भाषा होते हैं, तो इसमें कोई दो अंतर नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा बहुत सी भाषाएं एवं उनकी उपभाषाएं या बोलियां भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है और यह भारत संस्कृति को समृद्ध एवं विविधता बनाती भी है। इसके साथ ही देश में भाषा अपनी प्रादेशिक पहचान भी बनाए रखती है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर बनाकर जो है राज्य को पुनर्गठन भी किया गया था। कि भारत में देखा जाए स्वतंत्रता के समय कहते हैं कि भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर राज्य के पुनर्गठन किया गया था और संख्यात्मक समर्थन के आधार पर भारत को 12 प्रमुख भाषा प्रदेशों में विभक्त भी किया गया था और इस प्रकार एक भाषाई प्रदेश वह क्षेत्र कहलाता है जहां बहुसंख्यक लोग जो है आम तौर पर उसी भाषा में बोलते हैं। कहते हैं भाषाई प्रदेशों के जो है निर्धारण ये तो निम्न भाषाओं को चुना गया है। देखिए कौन कौन से भाषा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, 12 भाषाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी उर्दू है, बंगाल है, असमी है, उड़ीसा है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और मलयालम है। 12वां नंबर मलयालम का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 12 भाषाओं को जो है भाषाओं प्रदेश को निर्धारित हेतु भाषा बनाई गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि आपको पता ही है कि 18 भाषा जो है हमारा राष्ट्रीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहते हैं अगर तो अगली पॉइंट की बात करें जिसमें भारतीय भाषा का वर्गीकरण और वितरण पे दर्शाता है, तो भारतीय भाषाओं का जो है वर्गीकरण और वितरण किस प्रकार है। यदि भारत की सभी भाषाएं बोलने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न नजर आते हैं, अगर देखिएगा तो काफ़ी भिन्नता देखने को मिलता है। तभी उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 प्रमुख के भाषाई परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। शायद आप पहली बार भी ये बात सुन रहे होंगे कि भाषा को जो है 4 भागों में बांटा गया है जो हमारे देश में बोला जाता है। एक अस्ट्रिक परिवार होती है जिसे निषाद कहते हैं, एक द्रविड़ परिवार होता है जिसे द्रविड़ कहते हैं, एक चीनी तिब्बत परिवार होता है जिसे किरात कहते हैं, एक भारतीय जो है यूरोपीय परिवार होता है जिसको हम आर्य भाषा के नाम जाना जाता है। तो ये चारों के चारों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्ट्रिक परिवार की भाषा मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य भारत की जनजाति पट्टी विशेष रूप में स्थाल परगना और रांची और जो है मयूरभंज जिलों में बोली जाती है। तो ये आपको ये बात नोट कर लेना चाहिए कि जो अस्ट्रिक परिवार की भाषा जो है मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है कुछ जनजाति पट्टियों में बोली जाती है, जैसे जो है स्थाल परगना, रांची और जो है मयूरभंज, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी तिब्बत परिवार की भाषा था उनकी जो है उपभाषा देश के ऊपरी पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के उप हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए चीनी और तिब्बती परिवार की जो भाषा है हमेशा याद रखना कि तिब्बत साइड में ही उप हिमालय के क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हम बात करें भाषा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ भागों में भी जो है चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, यानी देखा जाए द्रविड़ भाषा का जो है बोलने वाले लोगों की संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा यह परिवार की भाषा बोली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेशों में रहने वाले जनजाति लोग द्वारा इस परिवार की भाषा बोली जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्ट्रिक परिवार की भाषा कहाँ बोली जाती है, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है रांची और मयूरभंज में है। वही चीनी तिब्बत भाषा जो है मैक्सिमम जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोले जाते हैं, और द्रविड़ भाषा जो है मुख्य तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश बोले जाते हैं।
अब आती है सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा का नाम, जिसको हम भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग देश में उत्तरी और मैदानी भागों में तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। यानी भारतीय यूरोपीय भाषा जो है मैक्सिमम देशों में बोली जाती है, राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों में फैला हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो है, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में इसी परिवार की भाषा उपयोग की जाती है। कौन सी भाषा? भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा, यानी चौथी भाषा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। ये भारत की कुल जनसंख्या में विभिन्न भाषाएं परिवार की भाषा बोलने वालों का अनुपात काफ़ी विभिन्नता दर्शाई गई है। जहां आर्य भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा बोलने वालों का अनुपात 70% से अधिक है, यानी आर्य जो है भारतीय यूरोपीय भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसको आप यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वहाँ चिन्नी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले को केवल 0.85% है। ये काफ़ी जो है एसएल में आ जाता है और एसएससी में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। तो चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा जो है बहुत ही कम बोले जाने वाला भाषा है, जो 0.85% ही बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले 20% ही है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है भारत में सिर्फ 20% ही है। अब हमारे समक्ष जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, जो कि नोट कर लेना चाहिए, जिसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो। ये कहते हैं ये अगर यह पॉइंट अगर नोट कर लेते हो तो पूरे टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, अगर कोई पढ़ते हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पॉइंट काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। कहते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषा 4 प्रमुख परिवारों में संबंधित है। ये परिवार है ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बत परिवार, भारतीय यूरोपीय परिवार, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न परिवारों में संबंधित भाषाओं को संकेंद्रित देश के विभिन्न भागों में हुआ है। ऑस्ट्रिक परिवार का देश के उत्तर पूर्वी भाग में, द्रविड़ परिवार का दक्षिण भारत में और चीनी तिब्बत परिवार भाषा देश के उप हिमालय क्षेत्रों में है। और भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा देश के उत्तरी भाग तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। तो चारों भाषाओं को 4 दिशाओं में जो है इसको बोलने का प्रावधान है भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अंतिम पॉइंट की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय आर्य परिवार की भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाती है। और चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, यानी सबसे अधिक भाषा बोले जाते हैं आर्य परिवार की भाषा और सबसे कम बोले जाते हैं चीनी तिब्बत परिवार की भाषा। अगर हम प्रतिशत में देखें तो भारत के 70% से अधिक लोग जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा बोलियां बोलते हैं, यानी 70% से अधिक। तो भाषा के अंतर्गत ये जो था टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको काफ़ी नॉलेज दे सकता है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, सारे भाषा का ज्ञान समझ में आया, तो अगर तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। कहते हैं ज्ञान की बातें ज्ञान तक रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप इसको फैलाइएगा उतना ज्ञान का प्रसार बढ़ेगा। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, ज्ञान को कभी भी समेटना नहीं चाहिए, जितना हो सके इसको फैलाइए। और मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो मदद आप तभी कर सकते हो जब तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ोगे। कहते जितना बच्चा जुड़ते हैं उतना जो है अच्छा लगता है और देखने वाले भी लगते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बातें बताई जाती है, गलत चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ पर तो सिर्फ ज्ञान का ही प्रसार होती है, और ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर ज्ञान अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि ना जाने कौन सा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th से जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। हर एक वीडियो आपको उपलब्ध होगा, सिर्फ आप सब्सक्राइब करने की देरी है। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जो रेड दिख रहा है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर जुड़िए। और जुड़ते ही आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको तिरपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। अगर आप चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हो, टॉपिक के अंतर्गत देखना चाहते हो, या क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो इसके लिए प्ले लिस्ट का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हर एक वीडियो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ अपनी बातें बताना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। और कमेंट के लिए कोई तरह का जो है कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ कमेंट करने पर ध्यान देना है। कमेंट करने से जो है और चीज़ों को बेटर बनाया जा सकता है।